Hello everyone, very good morning all of you. So we are on to the 17th lecture of business environment. Key government institutions, ये हमारा chapter, okay, we are undergoing currently. There's a good news that I have to tell you. The good news is आज हमारा 25 मार्क्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा. आज हमारा 25 मार्क्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा. बिजनेस एनवायरनमेंट में 3 चैप्टर्स है. एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. सो आपका 200 मार्क का एग्जाम है जिसमें से 25 मार्क्स हम लोग केटर कर चुके हैं और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आपकी चली रही है. तो गाइस वी हैव कवर्ड अ फेयर बिट ऑफ ग्राउंड. 25 marks का syllabus we are done. So are you happy? How is your preparation of business environment subject? क्या लगता है आपको अब तक का क्या situation है? Is it good? क्या ये इतना डिफिकल्ट है? यानी जो लोग बताते हैं कि CA CS थोड़ा बहुत डिफिकल्ट कोर्सेस है, क्या ये इतना डिफिकल्ट है कि मैनेज ही नहीं हो पाएगा? क्या कहते हो? क्या ये ऐसा एग्जाम है, क्या ये ऐसा एग्जाम लग रहा है आपको जिसमें 50% नहीं बनेंगे आपके? क्या कहते हो? एग्जैक्टली, आराम से बन जाएंगे. एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, ठीक है, आई विल नॉट रिवील द नेम, कि सर कितने आवर्स पढ़ना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन कम से कम यू हैव टू गिव 2 आवर्स. हर दिन मिनिमम 2 आवर्स, मिनिमम आई एम सेइंग. जो भी सब्जेक्ट की क्लास हुई है उसको कम से कम हाफ एन आवर आपने सेल्फ स्टडी में देना है. और सेल्फ नोट्स तो तुम लोग बना ही रहो, जैसे मैंने तुमको 100 पेजेस का बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बनवाया है. ओके, चलो वी गेट गोइंग. मिनिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स. इतनी पढ़ाई करोगे तो आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे CSEET. हाँ, अगर इसको थोड़ा अपग्रेड करके 5 या 6 घंटे पे ले आते हो आप लोग तो रैंक भी आने का चांस है. चलो, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं. की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कौन से इंस्टीट्यूशंस हम लोग कर चुके हैं? नीति आयोग, 7, MCA, सेबी, RBI, निब्बी. ओ निब्बी नहीं, सॉरी, इब्बी. ठीक है, दीज आर द की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दैट वी आर डन विथ. ठीक है, हम लोग रिवीजन आज एंड में करेंगे. वी डायरेक्टली कम ऑन टू द पॉइंट. कैसा है कि कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ के केसेस, कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर्स कंपनी लॉ बोर्ड संभालता था, लेकिन दैट बोर्ड वाज इनएफिशिएंट और केसेस काफी दिनों तक पेंडिंग रहती थी. इसलिए कंपनी लॉ से रिलेटेड जो मैटर्स थे, उनको सॉल्व करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया है. ठीक है, क्या क्या करता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? लेट्स चेक इट आउट. ऐड हो गए सब लोग? हेलो, सब लोग ऐड हो गए? करिश्मा, आर यू इन? परफेक्ट. लेट्स चेक इट आउट. पेज नंबर 145, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. The central government has constituted National Company Law Tribunal under Section 408 of the Companies Act 2013. ठीक है, and with effect from WEF with effect from 1st June 2016. 1st June 2016 से ये that came into picture, इसको इफेक्ट मिला. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने NCLT कंस्टिट्यूट किया अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अब अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, इन द फर्स्ट फेज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैव सेट अप 11 बेंचेस. ओए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये तो सिखाया नहीं सर आपने. MCA पढ़ा है क्या हमने इसके पहले? Yes, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैव सेट अप 11 बेंचेस. 1 principal bench at New Delhi and 10 benches at different cities like New Delhi, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Guwahati
हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। एक मिनट, ये बेंचेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बेंचेस? बेंचेस क्या होता है? सीट्स? जी नहीं, मैं बताता हूं तुमको, इसके पहले कि मैं आंसर भूल जाऊं। कोई जब बिजनेस करता है और मल्टीपल सिटीज में अगर वो बिजनेस ओपन करता है तो उसको कहते हैं ब्रांचेस, राइट? उसको कहते हैं ब्रांचेस। तो वैसे ही जुडिशरी रिलेटेड मैटर्स अगर होते हैं, जुडिशरी रिलेटेड मैटर्स होते हैं, ठीक है, लॉ के मैटर्स होते हैं, तो जहां पे तुमको न्याय मिलता है कोई भी मैटर में, तो जो प्रिंसिपल होता है, जो मेन सेंटर होता है, ठीक है, उसको प्रिंसिपल बेंच कहते हैं। और जो दूसरी ब्रांचेस होती है उस जुडिशरी की, उसको ब्रांचेस नहीं कहते, उसको बेंचेस कहते हैं। तो there are 10 different benches of NCLT, National Company Law Tribunal, at different cities like New Delhi, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Chandigarh and Chennai. ये होता है बेंच। ये मुंबई का बेंच है, यहां पे मैं जा चुका हूं अपने क्लाइंट्स के लिए, काफी केसेस मैंने यहां अटेंड किए। यानी आपको अगर लगता होगा कि एकदम कोर्ट जैसा माहौल होता है, तो नहीं, एकदम कोर्ट जैसा माहौल नहीं होता है, बट हाँ, द रिस्पेक्ट्स और ये सारी चीजें जो देनी होती है, जो यहाँ पे जजेस बैठते हैं और वहां पे कंपनी सेक्रेटरीज और एडवोकेट्स बैठते हैं, ठीक है, और जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं आप जैसे, वो वहां पे खड़े रहते हैं बेचारे। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे जितना ये खाली नजर आ रहा है उतना खाली होता नहीं है। इसमें सीखने वाले लोग बहुत अटेंड करते हैं इसको, जो सीखना चाहते हैं वो बहुत लोग होते हैं अटेंड करने के लिए, तो ये रूम बहुत कचाकच भरा होता है। सो एक प्रिंसिपल बेंच कहां है एनसीएलटी का? जल्दी बताओ, प्रिंसिपल बेंच कहां है? हेलो? या प्रिंसिपल बेंच इज एट न्यू दिल्ली, और भी 10 बेंचेस है ओवर ऑल द डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। यस, परफेक्ट। सो वी हैव 10 डिफरेंट बेंचेस। न्यू दिल्ली में वी हैव प्रिंसिपल बेंच, वी हैव another bench at New Delhi as well. Then we have चंडीगढ़ में हमारे पास है, इलाहाबाद में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद। These are the 10 different benches of NCLT. बिल्कुल इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि NCLT के बेंचेस कहां कहां है। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इतने आसानी से नहीं बना, कैसे बना वो डिस्कस करते हैं। These benches are headed by the president and 16 judicial members and 9 technical members at different locations. So ये जो benches है इसको these are headed by president, यानी जो भी bench होता है, जो bench का major decision लेता है, ठीक है, ये bench पे, ये जो bench के जो major decision makers है वो उनको president कहते हैं। इंडिया का president नहीं, इंडिया का president नहीं, इस bench का जो chief होता है उसको president कहा जाता है। The benches are headed by the president and 16 judicial members and 9 technical members at different locations. NCLT, ठीक है, NCLT को बहुत मेहनत से बनाया गया, इतनी आसानी से NCLT बना नहीं। NCLT बनाने के पीछे जो हाथ है, वी बालकृष्ण एराडी, सर वी बालकृष्ण एराडी का हाथ है। इनकी कमिटी ने NCLT को बनाया है। देखो, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज द आउटकम ऑफ एराडी कमिटी, ठीक है, नेम्ड आफ्टर ऑनरेबल, जो इस कमिटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो वी बालकृष्ण एराडी थे, इसलिए इस कमिटी का नाम एराडी कमिटी रखा गया है। एनसीएलटी वाज इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन लीगल सिस्टम इन 2002 अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ओए कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, ये तो कंपनीज एक्ट 1956 बोल रहा है। सर, कंपनीज एक्ट 2013 अभी आया है, इसके पहले कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कौन सा एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1956। हाउएवर, ड्यू टू द लिटिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनसीएलटी, एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लिटिगेशन? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लिटिगेशन? गाइस कोई बात नहीं, हमको आज ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, हमको आज सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने हैं, तो रिलैक्स, हम आराम से पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लिटिगेशन? लिटिगेशन यानी अगर कोई मैटर कोर्ट में जाता है, अगर कोई मैटर कोर्ट में जाता है, अगर कोई किसी के खिलाफ सूट फाइल करता है, अगर कोई किसी के खिलाफ सूट फाइल करता है,
तो इसको कहते हैं लिटिगेशन, इसको कहते हैं लिटिगेशन, यानी किसी भी मैटर से रिलेटेड कोर्ट जाना, इसको कहते हैं लिटिगेशन। किसी भी मैटर को लेके कोर्ट जाना, इसको कहते हैं लिटिगेशन। ठीक है, सो पहले लोग लिटिगेशन इस यस टेल मी yeah, added. Next, NCLT is the outcome of Eradi committee. NCLT was intended to be introduced in Indian legal system in 2002 under the framework of Companies Act. However, due to litigation with respect to constitutional validity of NCLT, which went over for 10 years, यानी ये जो कोर्ट में जाने वाला मामला है, कितने साल तक चला ये? 10 साल तक। अपने इंडियन कोर्ट का यही प्रॉब्लम है, इंडियन कोर्ट्स का यही प्रॉब्लम है, कोई भी चीज अगर कोर्ट में चली जाती है तो वो बहुत समय लेती है सॉल्व करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आप सबको कहता हूं, अगर कोई ऐसा लॉ पास होता है इंडिया में जो आपको कहता है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, अगर ऐसा लॉ पास होता है तो ये वैलिड रहेगा या इनवैलिड रहेगा? अगर गवर्नमेंट आपके खिलाफ ऐसा रूल बना रही है, ऐसा लॉ ला रही है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो ऐसा लॉ वैलिड रहेगा या इनवैलिड रहेगा? आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया जाएगा इससे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है इसको, असंवैधानिक है ये प्रावधान, यानी ये लॉ असंवैधानिक है। भारत के संविधान के, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन सिटीजन्स को राइट्स मिले हैं उसके खिलाफ है ये, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनवैलिडिटी। तो एनसीएलटी को लेके जो मैटर था जो कोर्ट में गया वो इससे लेके था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो litigation with respect to constitutional validity of NCLT went over 10 years. Therefore, it was notified that under the Companies Act, it is a quasi-judicial authority. ओए, ये quasi-judicial authority तो मैंने आपको कभी पढ़ाया नहीं है। What do you mean by quasi-judicial? What do you mean by quasi-judicial? Quasi-judicial इन्हें क्या? जल्दी बताओ। हाँ, it is similar to court. It is similar to court. मैंने आपको पहले ही कहा क्वाजी वर्ड जहां भी आया, क्वाजी यानी सिमिलर टू या जस्ट लाइक, सो इट्स अ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी इनकॉर्पोरेटेड फॉर डीलिंग विद कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। हाईलाइट कर लो, एनसीएलटी का काम क्या है? एनसीएलटी का काम यह है कि वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैंडल करे, कंपनी लॉ से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, कंपनी लॉ से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है वो हैंडल करने का काम है एनसीएलटी का। सो एनसीएलटी का मेजर काम क्या है? कंपनी कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड सारे मैटर्स डिस्कस करना। नाउ however a difference could be quasi judicial authority incorporated for dealing with corporate disputes that are of civil nature arising under the Companies Act. However, a difference could be witnessed in the powers and functions of NCLT under the previous Companies Act and the 2013 Companies Act. चलो एक क्विज है मेरे पास, raise your hands. No, answer it fast. Tell me which was the previous Companies Act? Which was the previous Companies Act? Companies Act 1956. Wonderful. यार तुम लोग अच्छा पढ़ रहे हो या फिर कहीं से पढ़ के बता रहे हो मुझे? अच्छे से पढ़ रहे हो या कहीं से पढ़ के बताते हो सारे आंसर्स? ओके Okay, just a moment. The constitutional validity of NCLT and specified allied provision contained in the Act were re-challenged. Supreme Court had preserved the constitutional validity of NCLT. तो finally Supreme Court ने constitutional validity दिया कि yes,
this NCLT is very much valid and however specific provisions were rendered as a violation of constitutional principle. कुछ ऐसी चीजें थी जो constitutional validity जिसको जो असंवैधानिक था, जो constitutional नहीं था, तो उसको हटा दिया गया. बाकी NCLT को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, कंपनी लॉ से रिलेटेड सारे मैटर्स को लेके सोल्यूशन देना वेरी मच अलाउड था. सो दैट्स दैट अबाउट NCLT. कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स ऑफ सिविल नेचर अराइजिंग अंडर द कंपनीज एक्ट, इन मैटर्स को सॉल्व करना NCLT का मेन काम है. ग्रेट. सो NCLT कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स ऑफ सिविल नेचर, दो टाइप के नेचर होते हैं. जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल. तो क्रिमिनल अगर केसेस होंगे वो तो क्रिमिनल कोर्ट्स में ही जाएगा, लेकिन अगर सिविल नेचर है, सिविल जैसे किसी का खून हो गया, तो ये सिविल नेचर नहीं है, ये सिविल नेचर नहीं है. ठीक है, लेकिन कंपनी ने किसी शेयर होल्डर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की और शेयर होल्डर ने कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया, तो इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट्स अ सिविल ऑफेंस. तो अगर नॉर्मल ऑफेंस है तो सिविल ऑफेंस, और अगर बहुत ही खतरनाक या बहुत ही, ठीक है, जिसमें आपको फीलिंग आती है कि नो दिस इज रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. तो दो नेचर्स होते हैं, सिविल ऑफेंस एंड क्रिमिनल ऑफेंस. ओके, NCLT का काम है कि सबको, ठीक है, अनबायस्ड होके, सबको अनबायस्ड होके न्याय देना. देखो, NCLT works on the lines of normal court of the law in the country and is obliged to fairly and without any biases determine the facts of the each case. What do you mean by bias? What do you mean by bias? Bias, partiality. Bias यानी partiality. कोई partiality नहीं कर सकता. कितने लोगों के साथ स्कूल डेज में partiality हुई है? हुई है क्या? स्कूल डेज में टीचर ने पार्शलिटी कर ली हमारे साथ. ये जो होशियार बच्चे रहते थे, जो अलीना, जय, आदित्य जैसे होशियार बच्चे रहते थे, इनको टीचर कुछ नहीं करती थी. हम गरीब बच्चों को स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच ऐसा बोला जाता था. ये क्या होती थी? ये होती थी पार्शलिटी. NCLT ये जो है इसको कहते हैं पार्शलिटी. NCLT वर्क्स ऑन द लाइंस ऑफ अ नॉर्मल कोर्ट. अरे नॉर्मल कोर्ट, रेज योर हैंड्स. मैं क्या कहता हूं, NCLT तो नॉर्मल कोर्ट ही है ना, ट्रू और फॉल्स? NCLT तो नॉर्मल कोर्ट ही है ना, ट्रू और फॉल्स? लगाओ बोली, लगाओ बोली. Nandini, NCLT is not a normal court. It's a quasi judiciary. It's a quasi judiciary. Yeah, it's a quasi judiciary. याद रखना, it's not a court. It is just like court. आगे बढ़े? परफेक्ट. मैं क्या कह रहा हूं, ये छोटे छोटे क्विज से क्या होता है, परमानेंटली याद रह जाता है. तो आप गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, shall we move ahead? So NCLT works on the lines of normal courts of law in the country and obliged to fairly and without any bias determine the facts of each case and decide the matters in accordance with the principle of natural justice and continuance of such decisions, offer conclusion from decisions in the form of orders. तो ऑर्डर देंगे, जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, ठीक है, एकदम नेचुरल जस्टिस से पूरी तरह न्याय मिलना चाहिए लोगों को. NCLT का काम कॉमन कोर्ट के नॉर्मल कोर्ट जैसा ही है. कॉर्पोरेट जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं उनको एक नॉर्मल जस्टिस मिलना चाहिए, नेचुरल जस्टिस मिलना चाहिए. द ऑर्डर्स सो फॉर्म बाय NCLT कुड असिस्ट इन रिजॉल्विंग अ सिचुएशन, रेक्टिफाइंग रॉन्ग डन. रेक्टिफाइंग यानी चीजों को करेक्ट करना बाय कॉर्पोरेट, और लेविंग पेनल्टीज. लेविंग मतलब क्या? तुमने अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो तुमको फाइन लगता है. तो वो जो क्या 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 बनाते हैं वो लोग, क्या बनाते हैं जब तुमको पुलिस वाले ट्रैफिक में पकड़ते हैं? चालान बनाते हैं. तो व्हाट डज दैट पुलिसमैन, द ट्रैफिक इंस्पेक्टर डज? ही लेवीज अ पेनल्टी ऑन यू. ही लेवीज अ पेनल्टी ऑन यू. Levying penalty and costs and might alter the rights, obligation, duties or privileges of the concerned parties. The tribunal isn't required to adhere to the severe rules with the respect to appreciation
of any evidence or procedural law. So आपको जो 100% कोर्ट जैसे रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एनसीएलटी अपनी प्रोसीजर खुद करेगा. सो गाइस, इट इज जस्ट लाइक नॉर्मल कोर्ट. कंपनीज को कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कंपनीज एक्ट का सहारा लेके एनसीएलटी नेचुरल जस्टिस देगा. आगे बढ़ते हैं. मेजर फंक्शंस ऑफ एनसीएलटी. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है. नेशनल यानी इंडिया, कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट 2013, ट्रिब्यूनल यानी ओए ट्रिब्यूनल यानी क्या, जल्दी बताओ. ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट. कैन आई राइट कोर्ट? ट्रू और फॉल्स? False. Tribunal is not court. Tribunal is just like a court. National, India, Company Law, Companies Act 2013 and Tribunal just like court जो companies disputes को solve करेगा. So, what are the major functions of NCLT? Just turn the page number 146. सबसे पहला इनका काम है, there are 6 major functions of NCLT. उसमें से पहला registration of companies. The new Companies 2013 has enabled questioning the legitimacy of companies because a specific procedure arose during incorporation and registration. Legitimacy, तुम लोग ये वेब सीरीज वगैरह देखते होंगे आजकल, या फिर एक वर्ड यूज होता है बार बार, लेजिट. डूड लेजिट ऐसा बोलते लोग. सीबीएसई के बच्चे बोलते हैं ऐसा, लेजिट. लेजिट यानी लेजिट यानी लेजिट मीन्स लीगल. लेजिट यानी लीगल. तो लेजिटिमेसी यानी लीगैलिटी. लेजिट यानी लीगल, तो लेजिटिमेसी यानी, लेजिटिमेसी का मीनिंग होता है लीगैलिटी ऑफ समथिंग. सो द न्यू कंपनीज एक्ट हैज एनेबल्ड क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ कंपनीज बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर एरर्स ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन. जैसे आप सोचो ना, आप लोगों ने अगर CSEET का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो आपका एग्जाम होगा क्या? आपका एनरोलमेंट होगा क्या एग्जाम में? होगा क्या? हाँ या ना? नो, देयर इज नो लेजिटिमेसी. आपके मैटर को लेजिटिमेसी नहीं है. देन NCLT has been empowered in taking several steps from cancelling the registration of the company to dissolving any company. ओए, cancelling the registration of the company यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से लेके, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से लेके कंपनी को डिसॉल्व करने तक. डिसॉल्व करना यानी क्या? कंपनी को बंद करने तक सारी प्रोसीजर. हाँ, नहीं डुबा देना, नहीं डुबा देना विल बी अ रॉन्ग वर्ड. कंपनी को बंद कर देना. डिसॉल्व करना यानी टू लिक्विडेट अ कंपनी, ठीक है. देन द ट्रिब्यूनल यानी सुनो, और ये सब काम हम करते हैं एनसीएलटी के बिहाफ पे. हमारे एनसीएलटी को हमारे क्लाइंट की बिहाफ पे हम ये सारी प्रोसीजर करके देते हैं. ये सब हमारे काम है. कल जाके तुमको बोलेंगे एनसीएलटी जाना है सर, मेरा केस है, तो हम बोलेंगे एनसीएलटी ऑफिस किधर है? आपका क्लाइंट बोलेगा यवतमाल में है शायद. ओए सुनो, तुमको पता होना चाहिए कि एनसीएलटी का नियरेस्ट बेंच कहां है. बताओ एनसीएलटी का नियरेस्ट बेंच कहां है? जल्दी बताओ. गलत जवाब, गलत जवाब. नागपुर से सबसे पास में एनसीएलटी का बेंच है हैदराबाद में. नो, मुंबई इज 850 किलोमीटर्स, हैदराबाद इज 600 किलोमीटर्स. ठीक है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना है. इसलिए सुनो, बचपन में ना ज्योग्राफी इसलिए इंपॉर्टेंट था. पूरा मैप बना के दिया है रे, पूरा मैप. इससे ज्यादा और कैसे सिखाएगा कोई टीचर? इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं. द ट्रिब्यूनल could even render the liability or charge of the member to unlimited. With this approach, NCLT can deregister any company in specific situation when registration certificate has been obtained by wrongful manner or illegal means under section 7 subsection 7 of Companies Act 2013. तो अगर किसी ने गलती की है तो उसको रेक्टिफाई करने का चांस भी मिलेगा, और अगर वो गलती को नहीं सुधारता है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी किसकी जिम्मेदारी?
एनसीएलटी की जिम्मेदारी। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये एक मिनट, एक बात बताओ, ये मुझे अपने कंपनी के शेयर्स बेचना है तो मैं कहां जाऊंगा, जल्दी बताओ। सेबी नहीं करेगा, सेबी नहीं करेगा। मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास ये कंपनी एम्पायर जूट कंपनी का, तो मैं कहां जाऊंगा, मेरे पास सिक्योरिटीज है, मुझे बाइंग और सेलिंग करना है, तो मैं कहां जाऊंगा, स्टॉक एक्सचेंज। मैं जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज के एग्जांपल्स क्या क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वंडरफुल वंडरफुल, पूरा पढ़ के आए यार तुम लोग आज, वेरी गुड, कीप इट अप। तो NCLT is also empowered to hear grievances of rejection of companies in transferring shares and securities under section 58 and 59 of the act, which were at the outset were under the purview of company law board। जैसे पहले अभी NCLT है, तो NCLT जैसे कंपनीज, हाँ, कंपटीशन एक्ट के पहले कौन सा एक्ट था, जल्दी बताओ। MRTP। हाँ, वैसे ही एनसीएलटी के पहले था कंपनी लॉ बोर्ड। एनसीएलटी के पहले क्या था, कंपनी लॉ बोर्ड। तो एनसीएलटी इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू हियर ग्रीवियंसेस ऑफ रिजेक्शन। व्हाट डू मीन बाय ग्रीवियंस, ग्रीवियंस ने क्या, शिकायत, या कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीवियंस। So grievance of rejection of companies in transferring shares and securities and under section 58, 59 of the act, where at the outset were under the purview of CLB. Going back to the Companies Act 1956, the solution available for rejection of transmission of or transfer were limited only to the shares and debentures of company. But as of now, the prospect has been raised under Companies Act and now covers all securities which is issued by the company. So एक पार्टी से दूसरे पार्टी को अगर शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो एनसीएलटी ये काम करवा सकता है, ठीक है। सो पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा ट्रांसफर ऑफ शेयर, तीसरा डिपॉजिट। तो कभी इसके पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा ने वो जमीन कितने में बेची थी, कल के एग्जाम्पल में 5 करोड़। अब 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट करना है तो हम लोग मोस्टली कहां डिपॉजिट करते हैं ये पैसे, बैंक्स में। कंपनीज भी डिपॉजिट, यस, कंपनीज भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। देखो, Chapter 5th of the Act deals with deposits and were notified several times in 2014, and CLB was the prime authority for taking up the cases under the said chapter। ये कंपनी CLB, कंपनी लॉ बोर्ड क्या है रे, CLB कौन है, CLB NCLT के पूर्वज है, यस, कंपनी लॉ बोर्ड NCLT के पूर्वज है, पूर्वज। Now such powers under chapter 5th of the act have been vested with NCLT। यानी इस कंपनी लॉ बोर्ड के सारे पास अब किसको मिल गए, कंपनी लॉ बोर्ड के सारे पास अब किसको मिल गए, एनसीएलटी को, यस। द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिट एंड द कंपनीज एक्ट वर नोटिफाइड प्रायर टू द इंसेप्शन ऑफ एनसीएलटी। अनहैप्पी डिपॉजिटर्स नाउ हैव रेमेडी ऑफ क्लास एक्शन सूट्स। व्हाट डू यू मीन बाय सूट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सूट्स, सूट्स यानी फाइलिंग अ केस अगेंस्ट अ कंपनी, सूट्स यानी फाइलिंग अ केस अगेंस्ट द कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज सूट। हाँ, अनहैप्पी डिपॉजिटर यानी कंपनी ने पैसा दबा लिए, तो अगर कंपनी ने पैसे दबा लिए तो लोगों को क्या हो गई, ग्रीवियंस आ गई। अब ग्रीवियंस कौन सॉल्व करेगा, हमारा प्यारा एनसीएलटी। Unhappy depositors now have a remedy and a solution of the class action suits for seeking remedy for the omissions and acts on part of the company that impacts their rights as a depositor। तो जो भी प्रॉब्लम है डिपॉजिटर्स के, कंपनी पैसे वापस नहीं दे रही या इंटरेस्ट नहीं दे रही, जो भी इश्यूज है, एनसीएलटी वो इशू को, वो ग्रीवियंस को रेमेडी देगा, एनसीएलटी उस ग्रीवियंस को सोल्यूशन देगा। उसके बाद पावर टू इन्वेस्टिगेट, यानी अगर किसी कंपनी में कुछ चीजों इन्वेस्टिगेशन करना है तो एनसीएलटी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक भी कर सकती है। देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 13, इन्वेस्टिगेशन अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी कुड बी ऑर्डर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एप्लीकेशन or of 100 members, whereas previously the application of 200 members was needed for the same। यानी अगर आपको आपकी कंपनी के खिलाफ
अगर आपको आपकी कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवाना है, चेक करो तो ये कंपनी सही कर रही है नहीं कर रही है, या ये पैसे डुबा तो नहीं देगी। अगर आप चाहते हो इन्वेस्टिगेशन हो तो 100 मेंबर्स, एप्लीकेशन ऑफ 100 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। और अगर 100 मेंबर ने अप्लाई कर दिया एनसीएलटी को तो आपकी कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा कि कोई ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही है, कोई ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही है। देखो एज पर द सॉरी, oh yeah, let's do it, just a moment। ओके सो अगर आपको कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर आप कंपनी के ऑपरेशन से खुश नहीं हो तो 100 मेंबर का, 100 शेयर होल्डर्स का एप्लीकेशन करो, कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। कौन करेगा, किसका फंक्शन है ये, एनसीएलटी। सो with the help of an application of 100 members, whereas previously the application of 200 members was needed. Moreover, if a person who isn't related to the company is able to persuade NCLT about the presence of condition for ordering an investigation, then NCLT has the power for ordering an investigation. An investigation which is ordered by NCLT could be conducted in India or anywhere in the world. The provisions are drafted for offering and seeking help from the courts and investigation agencies and of फॉरेन कंट्रीज। तो अब बाहर के लोग भी आके कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा सकते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड उस कंपनी ने कुछ गड़बड़ की हो या फिर उसके ऑपरेशंस में कोई स्टिग्मैटिक है, उनके ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा अगर नजर आता है और तुम एनसीएलटी को कन्विंस कर पाते हो। लेकिन अगर 100 मेंबर ने अप्लाई किया तो एनसीएलटी को तो जरूर इन्वेस्टिगेशन करना ही है। अब मैं क्या कहता हूं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स लोगों को आपको कंट्रोल करना है, तो क्या लगता है, हम तो सुनते नहीं अपने मां बाप की बात, तो आप मुझे बताइए क्या तरीका है कि आपको कंट्रोल किया जा सके। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कैसा है ना, नहीं सुन रहे बच्चे, तो एक काम करो, ठीक है, अगर बच्चे सुन नहीं रहे ना तो एक काम करो, उनका ना जो फंडिंग है ना, उनको जो पैसे दिए जाते हैं क्लास लगाने के लिए, ठीक है, या फिर व्हीकल चलाने के लिए, फ्यूल के लिए, पार्टीज के लिए जो पैसे दिए जाते हैं या पॉकेट मनी दी जाती है, अगर इफ इट इज एप्लीकेबल टू यू, तो वो रोक दो। जैसे ही पैसे रोक दिए वैसे ही काम खत्म हो जाता है, वो बंदा सही रास्ते पे आ जाता है। तुम उसके पैसे रोक दो, वो अपनी गतिविधियां रोक देगा। वैसे ही अगर किसी कंपनी ने ज्यादा नखरे किए, अगर कंपनी ने कभी ज्यादा नखरे किए, कंपनी का बैंक अकाउंट, कंपनी का ऑफिस, कंपनी का खुद का प्राइवेट जेट, ठीक है, इन सबको क्या कर दो, फ्रीज कर दो। अगर आपको लगता है कि कंपनी की गतिविधियां अनैतिक है, अगर आपको लगता है ये कंपनी पैसे डुबाने वाली है इन्वेस्टर्स के, अगर आपको लगता है ये कंपनी लोगों के डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट नहीं दे रही है और इसके खिलाफ कंप्लेंट होगी और कंपनी सुन नहीं रही है, तो एक काम करो, कंपनी की सारी एसेट्स को फ्रीज कर दो, तो लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 146 of ICSI module. Freezing of asset, NCLT isn't just empowered to freezing of assets of the company for using them. Assets को फ्रीज करने का क्या मतलब है? Assets को फ्रीज करने का मतलब है आप ये assets यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो freezing of assets of the company for using them at a later stage, when such company comes under investigation or scrutiny. स्क्रूटिनी यानी जांच पड़ताल, बारीकी से जांच पड़ताल करना। जैसे अगर तुम्हारा ड्रॉवर या अगर तुम्हारा वार्डरोब चेक किया जाए, अगर तुम्हारा वार्डरोब इन्वेस्टिगेट किया जाए या उसकी स्क्रूटिनी आ जाए, तो क्या तुमको थोड़ा थोड़ा धक धक होगा? है ना?
बॉयज बॉयज का तो अलग ही नाटक रहता। बॉयज अगर तुम्हारा लैपटॉप, जाने दो ज्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सो company comes under investigation of scrutiny. Such investigation can be ordered on the request of other specific condition as well. ठीक है। सो फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, एसेट फ्रीज कर देती है। एनसीएलटी, क्या एनसीएलटी बहुत पावरफुल है? क्या एनसीएलटी बहुत पावरफुल है? जी हां, मेजर फंक्शंस ऑफ एनसीएलटी में इतनी सारे मैटर्स आए। अब किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो ये भी काम एनसीएलटी कर सकता है। सेक्शन 13 एंड नेक्स्ट पेज नंबर 147, converting a public limited company into private limited. Section 13, 18 of 218 of the Companies Act, read with rules, control the conversion of public limited company into private limited. Such conversion needs an erstwhile confirmation from NCLT. यानी अगर, ठीक है, किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना है तो एनसीएलटी की परमिशन लगती है। नाउ एनसीएलटी इज द पावर अंडर सेक्शन 459 ऑफ द एक्ट फॉर इंपोजिंग स्पेसिफिक कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन एंड माइट सब्जेक्ट ग्रांटिंग अप्रूवल्स टू सच कंडीशन। तो अगर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना है, अगर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना है तो एनसीएलटी की परमिशन लगेगी। सो दीज वर द मेजर फंक्शंस ऑफ एनसीएलटी, दीज वर द मेजर फंक्शंस ऑफ एनसीएलटी। तो क्या एनसीएलटी रिस्पॉन्सिबल है न्याय देने के लिए? क्या एनसीएलटी रिस्पॉन्सिबल है न्याय देने के लिए? जी हां, एनसीएलटी जिम्मेदार है। ठीक है, एनसी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी है कि इनके बेंचेस है, कितने बेंचेस है? 1 प्रिंसिपल बेंच एंड 10 बेंचेस। सुनो, देयर इज 1 प्रिंसिपल बेंच इन न्यू दिल्ली एंड देयर आर 10 अदर बेंचेस अलोंग विथ न्यू दिल्ली इन डिफरेंट सिटीज। ठीक है, उसमें हैदराबाद भी है, बाय द वे। है क्या हैदराबाद? नंदिनी, है क्या हैदराबाद? देन जस्ट, ठीक है, वी बालकृष्ण एराडी सर की कमेटी के अंदर एनसीएलटी का गठन हुआ है, इसलिए एराडी कमेटी नाम है इसका। ठीक है, इंडियन लीगल सिस्टम में उसको लाया गया। कंपनीज एक्ट 2013 को लेके अगर कोई कॉर्पोरेट्स में डिस्प्यूट है तो उसको एनसीएलटी सॉल्व करेगा। याने एनसीएलटी क्या देगा? सॉरी, एनसीएलटी का काम क्या है? हाँ, न्याय, ये बात। एनसीएलटी का काम है, सॉरी व्हाट्स रॉन्ग विथ माय हैंडराइटिंग टुडे। एनसीएलटी का काम है जस्टिस देना, न्याय देना। तो जस्टिस ये देंगे अपने, समझ में आ रही है क्या हैंडराइटिंग? सॉरी माय हैंडराइटिंग इज बैड। समझ में आ रही है क्या? जस्टिस देना, न्याय देना। ठीक है, और न्याय मिलेगा जजमेंट से। न्याय देगा दफा, यानी वो बताएंगे कि अंडर दिस सेक्शन एंड दैट यू हैव बीन चार्ज्ड गिल्टी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको बोली जाएगी। अब थोड़ा सा ना ये सीएस फाइनल के लेवल का बता रहा हूं, समझेगा क्या तुमको? ओए हेलो, समझेगा क्या तुमको? सीएस फाइनल लेवल का है, तुम्हारे बस की नहीं है, समझेगा क्या? हाँ बोलिए ना सर, बोलिए ना। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, वो रैंडम है क्या? अगर किसी ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो, तो वो मेंबर हो गए। रैंडम, व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम? रैंडम का डेफिनेशन है? नहीं, मीटिंग होगी ना। नहीं, सुनो, जनरल मीटिंग होगी ना कंपनी, वहां पे डिसाइड होगा ना कि किसको कंप्लेंट फाइल करनी है। आप समझ रहे हो? एजीएम होगा ना कंपनी का, उसमें डिसाइड होता है ये। ओके, ऑलराइट, नाउ लिसन। अभी ये जस्टिस और जजमेंट वाला मैटर है, मेरी बात सुनो। थोड़ा एक एग्जांपल है, मान लेते हैं कल जाके हमारी क्लास की ट्रिप जाती है। कहां जाती है हमारी क्लास की ट्रिप? बताता हूं तुमको। हमारी क्लास की ट्रिप जा रही है, ये सब काल्पनिक है, ठीक है?
हमारी क्लास की ट्रिप जा रही है सिंगापुर। ठीक है, हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं। और तुमने मम्मी को पूछा, तुमने मॉम को पूछा, मॉम कैन आई गो टू सिंगापुर फॉर द ट्रिप? ठीक है, तुम्हारी मम्मी ने कहा, तुम्हारी मम्मी ने कहा, तुम्हारी मम्मी एनसीएलटी है, तुम्हारी मम्मी ने कहा कोई सिंगापुर विंगापुर कहीं नहीं जाना है, बैठो चुपचाप घर पे पढ़ाई करो अपना सीएस का, ऐसा तुम्हारी मम्मी ने कहा। ठीक है, लेकिन तुमको शनि सिंगापुर जाना ही जाना है, सॉरी सिंगापुर तुमको जाना ही जाना है। ठीक है, तुमको सिंगापुर जाना ही जाना है, तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे क्या? मम्मी ने मना कर दिया तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे क्या? हाँ या ना? अब मुझे नहीं पता क्या तुम्हारे साथ, तुम्हारी सिंगापुर ट्रिप जा रही है, तुम्हारी लाइफ का यानी सबसे बड़ा एक मौका है लाइफ का कि जहां पे तुम अच्छा लाइफ जियो थोड़े समय के लिए, और तुम्हारे मां ने वो भी छीन लिया तुमसे। तो क्या तुम हाथ पे हाथ धरे बैठोगे? ये मेरा सवाल है। क्या कुछ करोगे तुम? क्या कुछ करोगे तुम? क्या मम्मी ने जो हमें जजमेंट दिया है कि तुम बैठ के चुपचाप पढ़ाई करोगे, सिंगापुर वेंगापुर के सपने मत देखो, चुपचाप घर पे बैठो, पोछा लगाओ, सॉरी क्या जो भी है। तो अब मेरी बात एग्जैक्टली मेरी बात हुई है। अब मम्मी तो सुन नहीं रही, मम्मी को पता है कि मम्मी कह रही है मैं यहां महाराष्ट्र के बाहर नहीं गई हूं और तेरे को सिंगापुर जाना है, इधर आजा बेटा आजा। हम लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। अब और पता चला कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जा रही है, पता चला तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जा रहा है और जलजला आ गया दिल में, अब तो मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट दिया है, मेरे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट दिया उससे मैं खुश नहीं हूं। मैं उससे क्या नहीं हूं? खुश होता है वो, सॉरी, मैं उस जजमेंट से खुश नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगा? मम्मी से खुश नहीं हूं मैं सिंगापुर के लिए, तो मेरे पास एक पावर है क्योंकि मैं पापा की परी हूं। तो हम जाएंगे डैड के पास, डैडी आई वांट टू गो टू सिंगापुर, ये तुम्हारी बीबी मुझे जाने नहीं दे रही है डैडी। ठीक है, आप क्या करोगे? पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपील। इसको कहते हैं अपील करना। पहले जुडिशरी से, पहले कोर्ट से, पहले क्वाजी कोर्ट से तुमको न्याय नहीं मिला तो आप क्या करोगे? आप करोगे अपील। अपील किसको करोगे? पापा को। तो पापा कौन है यहाँ पे? पापा कौन है? पापा है NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। जहां पे आप अपील कर सकते हो उसको कहते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल। जहां पे आप अपील कर सकते हो उसको कहते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल। समझा क्या? मम्मी ने सिंगापुर को लेके मना कर दिया तो हम नाराज हो गए। ये है हम। मम्मी ने सिंगापुर को लेके अगर मना कर दिया तो हम लोग नाराज हो गए, तो हम बने अग्रीव पार्टी। क्या बने? अग्रीव पार्टी। अब हम करेंगे अपील। अपील कहां करोगे रे? हम करेंगे अपील। अपील हम कहां करेंगे? कृपया बताइए। पापा कौन है? कौन है पापा? पापा है NCLAT, appellate। It's not appellate, it's appellate। आ जाओ। समझ रहे कि तुम्हें ये सब? मुझे तो ये CS प्रोफेशनल लेवल का है, तुम्हारे बस का नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। National Company Law Appellate Tribunal was constituted under Section 410 of the Companies Act for hearing appeals against the orders of NCLT with effect from WEF with effect from 1st June 2016. Okay. All right.
NCLAT is also the appellate tribunal for hearing appeals against the order passed by NCLT under section 61 of Insolvency and Bankruptcy Code. ये पढ़ा सा लगता है, Insolvency and Bankruptcy Code. सर कल के लेक्चर का पार्ट है ये. With effect from 1st December 2010, NCLAT is an appellate tribunal for hearing appeals against the order passed by IBB under section 202 and section 211 of IBC. NCLT is also the appellate tribunal to hear and dispose of appeals against direction issued by decision passed by the CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. यानी इतने सारे लोगों के डिसीजन के खिलाफ अपील कर सकते हो आप किसको? NCLAT को. As per the amendment brought in section 410 of Companies Act by section 172 of Finance Act with effect from 26 May 2017. So NCLAT अगर आप NCLT के डिसीजन से खुश नहीं हो तो तुम अग्रीव पार्टी बन जाते हो, तो आप अप्लाई करोगे किसको? NCLAT को. So that's नेशनल कंपनी लॉ. द इंपॉर्टेंट वर्ड इज चेंज क्या हुआ है इसमें? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पढ़ा इसके पहले, इसमें चेंज किया हुआ है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. परफेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं. ओके सो गाइस चलो छोटा सा क्विज, जल्दी मुझे बताओ. एनसीएलटी ने डिसीजन दिया, तुम खुश नहीं हो तो तुम क्या बन गए? अग्रीव पार्टी. आप अपील करोगे. अब तुम खुश नहीं हो तो आप अपील करोगे. तुमको लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है? अन्याय हुआ है. हाँ, तो आप कहां जाओगे? अब अपील कहां करोगे? एनसीएलटी. अब जब भी आपको एनसीएलटी ने डिसीजन दिया तो उसके 45 दिन के अंदर 45 डेज के अंदर आपको एनसीएलटी को अपील करना है. कितने दिन के अंदर? 45 डेज. ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय रुक जाओ. आपको 45 दिन के अंदर आपको अपील करना है एनसीएलटी के पास. और ये एनसीएलटी की जिम्मेदारी है, एपेलेट ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी है कि डिसीजन जल्दी दिया जाए. एनसीएलटी की जिम्मेदारी क्या है? डिसीजन जल्दी दिया जाए. 6 महीने के अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए एनसीएलटी का. कितने महीनों के अंदर? 6 मंथ्स के अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए. देखो, the National Company Law Appellate Tribunal is headed by the chairperson, okay, and consists of not more than 11 members. ठीक है, तो एनसीएलटी में कितने मेंबर्स रहेंगे? 11 members max. ठीक है, just a moment. Not more than 11. हाँ, more than 11 नहीं है बेटा, not more than 11 बोला है. Not more than 11 यानी 11 से ज्यादा नहीं. हाँ, इसलिए 11 मैक्स. एंड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 11 मेंबर्स. इट इज हायर लॉ गवर्निंग फोरम देन एनसीएलटी. यानी ये एनसीएलटी के ऊपर है एनसीएलटी. इट इज अ हायर लॉ गवर्निंग फोरम देन एनसीएलटी. द एपेलेट ट्रिब्यूनल हियर अपील्स filed against the tribunal court orders. The appeal can be placed within 45 days from the date of NCLT announces its decision. The appellate tribunal court goes through the evidence transferred from the tribunal, making changes or confirming the order given by the later. This process happens within a span of 6 months. तो NCLAT आपको डिसीजन दे देगा कितने दिनों में? 6 महीनों के अंदर. क्या इज इट क्विक? क्या इज इट वेरी क्विक? 6 महीने में डिसीजन आ जाना इंडिया के कोर्ट्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत ज्यादा फास्ट है. ठीक है, यस. अब ये जो हमने अभी पढ़ा दैट वाज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनसीएलटी. ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन यानी क्या? I'll tell you what is the word jurisdiction. Scope. Jurisdiction यानी scope, इलाका. और हाँ, इलाका काफी बार तुमने देखा होगा, मूवीज में दिखाते हैं एक गुंडा क्या कहते हैं, एक सीधे साधे बंदे को, एक आम इंसान पे अत्याचार कर रहा होता है. वहां पे पुलिस वाला ऐसा खड़ा होता है ऐसे, और फिर आजू बाजू के लोग कहते हैं इंस्पेक्टर साहब इसको बचाओ बेचारे को, वो गुंडा मार देगा उसको. तो वो क्या कहता? ये इलाका मेरे थाने में नहीं आता. बोलते हैं ना, इलाका यानी ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, इलाका यानी ज्यूरिसडिक्शन. कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. डिससैटिस्फैक्शन विद ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज डिससैटिस्फैक्शन. एनसीएलटी के डिसीजन से तुम डिससैटिस्फाइड हो तो तुम क्या बन गए?
Very good. I loved it. I loved it. It's a group. It's a group or individual is to be dissatisfied. If a group or an individual is to be dissatisfied with the orders passed by the tribunal court, it is obvious to move on to the next only option, that is filing an appeal to the appellate court where the decisions of NCLT are reviewed and checked from the point of view of law and facts. ठीक है, अब सुनो ना, 45 डेज के अंदर एनसीएलटी के पास जाएंगे और एनसीएलटी कितने दिनों में डिसीजन दे देगा, जल्दी बताओ. परफेक्ट परफेक्ट. बड़ा पढ़ रहे हो यार तुम लोग, इतने जल्दी कैसे याद हो रहा है तुमको फटाफट. अब मैं क्यों बात सुनो, हमारी मम्मी ने सिंगापुर की ट्रिप जाने से मना कर दिया और हमारे पापा ने, हमारी मम्मी ने हमारे पापा के कान भर दिए. देखो ये बड़ा इतरा रही है, सिंगापुर जाने की वगैरह बात कर रही है, इसको हम जाने नहीं देंगे. इसको बोलेंगे घर पे बैठ और पढ़ाई करे, ज्यादा उछले ना. ठीक है, तुम्हारे पापा भी हां तुम सही कह रहे हो. तो तुम्हारी सिंगापुर की ट्रिप आ गई खतरे में. अब क्या तुम सिंगापुर को गिव अप कर दोगे, पापा ने मना कर दिया, क्या तुम सिंगापुर पे गिव अप कर दोगे, हाँ या ना? हमारे पास एक और हथियार है, हमारे पास एक और हथियार है, हमारे दादाजी. हमारे दादाजी के पास जाएंगे, दादाजी तुम्हारे बच्चे मुझे जाने नहीं दे रहे सिंगापुर. ठीक है, ये लोग चाहते नहीं कि मैं आसमान में उड़ूं, मैं ऊंचाइयों को छू जिंदगी में. दादाजी आप मेरी मदद करो. अगर एनसीएलटी के डिसीजन से भी तुम खुश नहीं हो, अगर एनसीएलटी के डिसीजन से भी तुम खुश नहीं हो, तो तुम कहां जाओगे? तुम जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास. सुप्रीम कोर्ट इज द दादाजी. ठीक है, पढ़ते हैं इसको. If a group or individual is dissatisfied with the orders passed by the tribunal, it is obvious to move to the next level, that is filing an appeal with the appellate court. They review it and check from the point of view of law and facts. The tribunal court is in charge of finding and gathering evidence, while appellate court decides case based on already collected evidence. If the outcome of NCLT is not satisfactory, even then one should approach the Supreme Court. तो ये होगी मम्मी, ये हो गए पापा, वो हो गए हमारे दादाजी. दैट इज हाउ द अपील प्रोसेस गोज. ठीक है, सो गाइज अगर डिससैटिस्फैक्शन है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के साथ तो आप ये कर सकते हैं. ठीक है, मैं चाहूंगा आप इसका ये डायग्राम जल्द से जल्द बना ले. So all right guys, we are done with all the key government institution, नीति आयोग, साथ MCA, SEBI, RBI, IBBI, NCLT and NCLAT. I hope हमने एकदम प्रॉपर समय दिया है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए. We are done with the chapter key government institution. Now it's time for the class test. ले ले क्या क्लास टेस्ट, थोड़ी सी ले ले क्या? Perfect. चलो, are you ready? Are you ready? Yes, the Insolvency and Bankruptcy Board of India was established on the answer is 1st October 2016. मुझे पता है तुमको ये आंसर इतने जल्दी कैसे आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट. Which of the following is not affiliated office of MCA? ओहो, which of the following is not an affiliated office of MCA? Serious Fraud Investigation, CCI, IICA, Central Statistics Office. NCLT is the outcome of Shri Krishna Committee. अरे श्री कृष्ण कमेटी, मित्रा कमेटी, कोटक, Erari Committee. NCLT was constituted under dash of the Companies Act. Section 310, Section 410, Section 510, Section 600. कौन बनेगा करोड़पति है इस साल? आए 410. Absolutely correct. RBI was established on, ये तो गलत होगा आपका.
All right, absolutely correct answers there. Okay, so guys, yes, that's the end of the chapter, key government institutions. I hope आपको ये chapter बहुत अच्छे से समझा है. We have given it all the time in the world. ठीक है, I hope you're happy. Are you happy with the chapter? Yes, sir. All right. So guys, सारे की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़ लिए. इसके ऊपर एक छोटा सा क्लास टेस्ट भी ले लिया हमने. आई होप आप अपने रनिंग नोट्स बना रहे हो, 100 पेजेस की बुक्स को अपडेट कर रहे हो. वी आर डन विद बिजनेस एनवायरमेंट हियर. वी स्टार्ट विद करंट अफेयर्स फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. ऑलराइट, दिस इज पवन गावकर signing off for the day. See you in the next lecture. See you in the next video. Bye bye. Till then, take care of yourself. Study well.